नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज अहमदाबाद में करीब 1692 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। बसपा अध्यक्ष मायावती की आज बैठक। दिल्ली में बसपा की राष्ट्रीय स्तर की अहम बैठक। सभी राज्यों के पदाधिकारी, यूपी के सभी जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर रहेंगे मौजूद। बांग्लादेश को भारत ने दिया बड़ा झटका। बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों के आयात पर रोक। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से आयात पर लगी रोक। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की पोल खोलेगा। 59 सदस्यों का डेलीगेशन। शशि थरूर सहित विपक्ष के नेता अमेरिका जाने वाले ग्रुप में शामिल। एएसआई स्मारक और म्यूजियम में आज फ्री एंट्री। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर बड़ा तोहफा। ताजमहल, लाल किला समेत एएसआई स्मारक म्यूजियम में एंट्री की फ्री। देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी। बिहार में गया में दीवार गिरने से 2 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसपा की राष्ट्रीय बैठक आज होने वाली है। तो बसपा अध्यक्ष मायावती बैठक की अध्यक्षता करेंगी। दिल्ली में बसपा की राष्ट्रीय स्तर की अहम बैठक आज होगी। आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद यानी 12 बजे ये बैठक की शुरुआत होगी। सभी राज्यों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर व जनरल सेक्रेटरी भी हिस्सा लेंगे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बसपा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मायावती आज दिल्ली में बसपा की एक राष्ट्रीय स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बसपा अध्यक्ष मायावती अध्यक्षता करेंगी इस बैठक की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बसपा की राष्ट्रीय स्तर की अहम बैठक होने वाली है। 12 बजे का समय जब इस बैठक की शुरुआत होगी। नेशनल कोऑर्डिनेटर व जनरल सेक्रेटरी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बैठक पार्टी के आगामी राजनीतिक एजेंडे, संगठनात्मक रणनीतियों और आगामी चुनावों को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज बसपा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक होने वाली है। अगर देखा जाए तो संगठनात्मक रणनीतियों और आगामी चुनावों को लेकर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अखिलेश जी। पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है और ये बैठक बसपा की सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में हो रही है। आज की बैठक के एजेंडे के तौर पर अगर कहा जाए, जो अंदर खाने से खबर मिल रही है, उसमें 2 ही पूर्ण रूप से एजेंडा रखे गए हैं, जिस पर मायावती इस बैठक में चर्चा करेंगी और मोहर लगाएंगे। पहला एजेंडा कहा जा सकता है कि आगामी सालों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में होना है और उसको लेकर मायावती की ये बड़ी बैठक की जा रही है। इसमें सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो या सेक्टर अध्यक्ष हो और सेक्टर कोऑर्डिनेटर हो, और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, प्रदेश कोऑर्डिनेटर और मंडल कोऑर्डिनेटर को भी बुलाया गया है। दूसरा एजेंडा इसका ये कहा जा सकता है कि
आकाश आनंद को पार्टी से जिस तरह से बाहर निकाला मायावती ने, उसके बाद उनकी फिर वापसी हुई और वापसी के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया में पोस्ट करके कहा गया कि बाहर से आए और निकाले गए नेताओं की अगर वापसी होती है तो उनको सभी नेता सम्मान पूर्वक उनके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। तो आज जो बहुजन समाज पार्टी की बैठक दिल्ली में हो रही है, इसमें दो चीजें बेहद साफ तरीके से कही जा सकती हैं। एक तो आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है, उस पर मंथन होना है और 2027 पे रणनीति तैयार होनी है। बसपा ने जो भाईचारा की कमेटी को छोड़ दिया है, उस कमेटी को फिर से शुरू करना है। उस कमेटी को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में मंथन होगा कि किस तरह से भाईचारा कमेटी को सभी समुदाय के लोगों को उसमें शामिल करके भाईचारा कमेटी को निचले स्तर तक सक्रिय किया जाए। उसके बाद जो चुनाव को जीतने वाले कैंडिडेट्स का अभी से मायावती सिलेक्शन शुरू कर रही है कि उत्तर प्रदेश के 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को अभी से चिन्हित किया जाए, ऐसे बसपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को टिकट के लिए तैयार किया जाए और ऐसे जिताऊ कैंडिडेट खोजे जाए कि 2027 में बसपा की जो अपनी 7 बची थी 22 में चली गई थी, वो दोबारा उनको वापस मिल पाए और एक सम्मानजनक सीटों के साथ 2027 का चुनाव बसपा जीत सके और सरकार बनाने की ओर बढ़े। लेकिन इसकी उम्मीद कभी कहा जा सकती है। जो दूसरी और सबसे अहम बात है कि आकाश आनंद की वापसी के बाद आज उनकी कोई नई जिम्मेदारी तय की जा सकती है। जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आज बैठक 12 बजे के आसपास जब करेंगी, इस बैठक में जब पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, चाहे वो सेक्टर में काम करने वाले हो, चाहे कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करने वाले हो, प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर और सेक्टर लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सामने आज मायावती कोई आकाश आनंद पर बड़ा फैसला ले सकती है। कहा जा सकता है कि आकाश आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी बसपा में दी जा सकती है और वो जिम्मेदारी के साथ वो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे। उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम कार्यक्रम चलाएंगे, तमाम चुनाव प्रचार अभियान चलाएंगे, तमाम जो क्षेत्रीय रैलियां होंगी, जिले लेवल पर रैलियां होंगी, मंडल लेवल पर रैलियां होंगी, इन रैलियों की जो भूमिका कैसी होगी, उन सबकी अगुवाई में आकाश आनंद ये सब काम देखेंगे। और ये कहा जा सकता है कि इस तरह के तमाम चीजों की जो चर्चा चल रही है कि आकाश आनंद को पूरी तरह से मायावती चाहती हैं कि अब कोई ऐसी भूमिका उनको उतारा जाए और उस भूमिका के तहत बहुजन समाज पार्टी को उनको एक नई कमान दी जाए, एक नई जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति के साथ अपने जो प्लानिंग उनकी है, जिस तरह से उनकी पिछली प्लानिंग इलेक्शन के समय नजर आई थी, अचानक सीतापुर की जब रैली को वो संबोधित कर रहे थे, आकाश आनंद का भाषण और कहा जा सकता था कि वो कांसी राम की तर्ज पे बढ़ते हुए भाषण देते जा रहे थे। तब जाके मायावती ने उनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाला, कार्रवाई की, तमाम चीजें की, फिर वापसी हुई। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में ये काफी दिनों से मांग चल रही थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में खड़ा करना है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिताऊ पार्टी बनाना है और पार्टी को जिताकर अच्छी सीट संख्या के बल के साथ विधानसभा में पहुंचना है, ताकि अगर सरकार बनाने में वो नाकाम रह जाए तो विपक्ष की भूमिका वो अच्छी तरह से निभा सके। इन तमाम चीजों को लेकर आज रणनीति होगी, मंथन होगा और नई तैयारी है। आकाश आनंद को उसकी भाषणों का एक बार फिर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर मंथन और कई फैसले लिए जाएंगे। और दूसरा आकाश आनंद की कोई नई जिम्मेदारी तय की जा सकती है और उनको नई भूमिका में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में उतारा जा सकता है। ये एक खास बात आज बैठक में देखने को मिल। बिल्कुल देखना होगा इस बैठक के बाद क्या बड़ी बातें, क्या बड़े फैसले निकलकर सामने आते हैं। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बसपा अध्यक्ष मायावती इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी और अब से कुछ देर बाद यानी 12 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। तो बसपा की राष्ट्रीय स्तर की अहम बैठक आज होने वाली है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसआई स्मारक और म्यूजियम में आज फ्री एंट्री है। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर बड़ा तोहफा। ताजमहल, लाल किला समेत एएसआई स्मारक म्यूजियम में एंट्री फ्री है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे भारत में एएसआई स्मारक म्यूजियम में एंट्री फ्री है। तो 3,698 संरक्षित स्मारक और 52 संग्रहालयों में मुफ्त प्रवेश है। देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से जोड़ना उद्देश्य है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर बड़ा तोहफा दिया गया है। जितने भी ताजमहल, लाल किला, एएसआई स्मारक है, वहां पर एंट्री फ्री है। और क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास अखिलेश जी? देखिए, कह सकते हैं 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने देश भर के करीब 52 ऐसे संस्थान हैं जिनको एंट्री के लिए जो फीस मुक्त है उनको निःशुल्क किया गया। जो 52 संग्रहालय हैं, अब इनमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के दिवस के अवसर पर भारत सरकार के तरफ से किया गया और कह सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से लिया गया फैसला कहा जा सकता है कि भारत के जो पुरातत्व विभाग के अंदर जो संग्रहालय है, इनमें 52 संग्रहालयों पर जो फैसला लिया गया है, जिनको निःशुल्क एंट्री रखी गई है, जिनमें प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं रखा जाएगा। इन धरोहरों को सुरक्षित करने के लिए, इनका रख रखाव के लिए और इनका मरम्मत कार्य के लिए, तमाम चीजों के लिए सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। हालांकि जो वहां पर दर्शक, चाहे देशी विदेशी सैलानी जो भी आते हैं, उन पर अभी तक तमाम जगह फीस लगाई जाती थी। जो देश के लोग होते हैं उनके लिए एक अलग फीस तय की जाती थी और जो विदेशी लोग होते थे उनके लिए एक अलग फीस रहती थी। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से आज ये कहा गया है कि देश भर के जो 52 संग्रहालय हैं, उन 52 संग्रहालयों में पूरी तरह से प्रवेश को निःशुल्क कर दिया गया है। ये इसलिए भी किया गया ताकि वहां पर पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सके, ज्यादा से ज्यादा वहां पर पर्यटक आए और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आने से वहां के लोगों को रोजगार बढ़े और वहां पर रोजगार के जब अवसर बढ़ेंगे तो लोगों की उससे आमदनी बढ़ेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि इसको कई दिशा में कहा फैसला माना जा सकता है कि एक तो सकारात्मक इसलिए कहा जा सकता है आम आदमी के लिए लाभदायक होगा। दूसरा है जो लोग बड़ी फीस की वजह से वहां जाने से बचते थे, वो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे। देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या भारी तादाद में वहां पहुंचेगी। इन सभी चीजों का लाभ सरकार को, प्रदेश को और वहां के पर्यटन विभाग को भी मिलेगा और खासकर वहां के लोगों के लिए रोजगार भी के अब नए अवसर पहले पैदा होंगे। जी बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर बड़ा तोहफा दिया गया है। ताजमहल, लाल किला समेत एएसआई स्मारक म्यूजियम में आज फ्री एंट्री है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं श्रीहरिकोटा की, जहां आज भारत ने अपना 101वां प्रक्षेपण प्रयास किया, जिसमें PSLV C61 को लॉन्च किया गया। तो रॉकेट का पहला प्रदर्शन पहले दूसरे चरण तक सामान्य रहा, इसरो की तरफ से जानकारी दी गई, लेकिन तीसरे चरण में अवलोकन से मिशन पूरा नहीं हुआ है।
तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इसरो की तरफ से जानकारी साझा की गई, जिसमें तीसरे चरण में अवलोकन से मिशन पूरा नहीं हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से इसरो की तरफ से जानकारी दी गई कि पहले और दूसरे चरण में तो ये मिशन सामान्य रहा, लेकिन तीसरे चरण में अवलोकन से मिशन पूरा नहीं हो पाया। अखिलेश जी। देखिए, इसरो के तरफ से आज एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग सुबह में रखी गई थी, जिसे EOS-09 सैटेलाइट नाम दिया गया था। इसरो के तरफ से श्रीहरिकोटा से इसको आज लॉन्चिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। पहले चरण की प्रक्रिया और दूसरे चरण की प्रक्रियाएं पूरी तरह से सफल रही, लेकिन तीसरे चरण के सैटेलाइट की लॉन्चिंग की प्रक्रिया के दौरान तकनीकी खराबी आई और तकनीकी खराबी के वजह से ये लॉन्च नहीं हो सका। और इस लॉन्चिंग के ना होने की वजह से कहा जा सकता था कि ये इसरो को बड़ा झटका मिला है। लेकिन इसके लिए कहा जा सकता था कि अगर ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाता तो भारत के अंदर एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की वजह और उद्देश्य साफ था कि इस समय भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तकनीकी दिक्कतें बनी हुई हैं और तकनीकी समस्याओं के बीच में कि लॉन्चिंग हो रही थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से लॉन्च नहीं हो पाया। इसको खास इसे लॉन्च किया जा रहा था क्योंकि जो एंटी टेररिस्ट की गतिविधियां होती हैं उसे सैटेलाइट से नजर रखी जा सकती थी। इसके अलावा जो दहशतगर्दी के बढ़ावा को लेकर उनको जो कहीं पे दहशतगर्दी संदिग्ध लोग दिखते उनको चिन्हित करने के लिए खासकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और नियंत्रण रेखा के आसपास एंटी टेररिस्ट की गतिविधियां जो भी होती हैं उन पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट को किया जा रहा था और इससे आंतरिक सुरक्षा भारत की मजबूत होती है। एंटी टेररिस्ट की जो मुहिम चला रहे थे पड़ोसी देश, उनको एक बड़ा झटका लगता। भारत इससे समय रहते और इसकी सैटेलाइट के जरिए उन पर समय पर कार्रवाई कर सकता और उनकी जो गतिविधियां दहशतगर्दों की संदिग्ध होती हैं उनको उसी समय मार गिराते। तो कहा जा सकता था कि इसरो का जो लॉन्चिंग आज होनी थी और वो तकनीकी कारणों से EOS-09 सैटेलाइट लॉन्च होना था, वो लॉन्च नहीं हो सका। हालांकि इसरो के अध्यक्ष बी नारायण की तरफ से कहा गया है कि इसकी जांच की जा रही है और जांच में उन तकनीकी कमियों को खोजने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार तीसरे चरण पर लॉन्चिंग फेल क्यों हुई और जो फेल हुई है उसकी कितनी बड़ी कमी है, उसको कितना जल्दी दूर किया जा सकता है, ताकि एक बार फिर एक सैटेलाइट के लॉन्चिंग की दोबारा तैयारी की जाए, ताकि PSLV की तकनीकी खराबियों के कारण लॉन्चिंग फेल हुई और इसको जल्द से जल्द लॉन्च करके उन चीजों पर अंजाम दिया जा सके जो भारत सरकार और भारत चाहता हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा और जो एंटी टेररिस्ट है उनको भी सबक दिखाया जा सके। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली श्रीहरिकोटा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज भारत ने अपना 101वां प्रक्षेपण प्रयास किया, जिसमें PSLV 661 को लॉन्च किया गया। तो रॉकेट का प्रदर्शन पहले और दूसरे चरण में सामान्य रहा, इसरो की तरफ से जानकारी दी गई, और तीसरे चरण में अवलोकन से मिशन पूरा नहीं हुआ। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं दिल्ली की। बांग्लादेश को भारत ने बड़ा झटका दिया है। बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों के आयात पर रोक लगी है। जमीनी रास्ते से बांग्लादेशी कपड़ों के आयात पर रोक लगी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से आयात पर रोक लगी है। सिर्फ कोलकाता नौशेवा पोर्ट से आयात की इजाजत दी गई है।
और इसी के साथ आपको बता दें, प्लास्टिक, लकड़ी के फर्नीचर, कार्बोनेटेड पेय पर भी रोक लगी है। तो नेपाल, भूटान जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर भी बैन नहीं है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी की है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी की। बांग्लादेश को भारत ने बड़ा झटका दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से अब बांग्लादेश के खिलाफ भारत का सख्त रुख नजर आ रहा है और नेपाल, भूटान जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर बैन नहीं है, पूरा अपडेट क्या है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास अखिलेश जी? देखिए, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक और कूटनीतिक फैसले को कहा जा सकता है इस समय लिया है। बांग्लादेश को इस रणनीतिक और कूटनीतिक फैसले से झटका जरूर लगा है, क्योंकि बांग्लादेश के तमाम तरह के सामान थे जिनका आयात मिजोरम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, इनके रास्ते हुआ, आसाम के रास्ते हुआ करता था। और बांग्लादेश का जो जमीन से सीधे वहां पर सरहद से आता था और बॉर्डर की एरिया से एंट्री होके वो इसकी आयात किया जाता था, उस पर भारत सरकार ने पूरी तरह से रोक दी। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश से जो भी पदार्थ, जो भी सामान का निर्यात होगा वो सिर्फ 2 बिंदुओं से हो सकता है। एक कोलकाता के बंदरगाह से हो सकता है, दूसरा मुंबई के बंदरगाह से हो सकता है। 2 बंदरगाह सिर्फ खुले हुए हैं जहां से बांग्लादेश के सामानों का आयात हो सकता है, चाहे लकड़ी का सामान हो, चाहे केमिकल के बने सामान हो, फर्नीचर हो, खिलौनों हो और खाने पीने वाले तमाम ऐसे सामान हैं जिन्हें बेकरी के तौर पर जाना जाता है। ये तमाम सामान जो है वो बांग्लादेश से भारत आते थे। इन सामानों पर रोक लगाने के लिए और खासकर उनकी अपनी निगरानी में आयात हो, और जो गलत तरीके से कहीं से भी निगरानी में आयात हो जाता था उस पर पूरी तरह से रोक। अब बंदरगाह के अलावा कहीं से भी अगर कोई आयात दिखता है, जो कोलकाता की बंदरगाह हो और या फिर मुंबई के बंदरगाह, 2 बंदरगाह को छोड़कर बांग्लादेश का सामान कहीं से भी आता दिखाई देगा तो उसे प्रतिबंधित माना जाएगा और उसको लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो आयात करते लोग पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, और बांग्लादेश की तरफ से इसे जो करने की कोशिश करेगा उस पर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इसे एक बड़े झटके के तौर पर बांग्लादेश के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तनाव के बीच बांग्लादेश ने अपना रुख साफ नहीं किया था और वो भारत के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ नजर नहीं आता था, जबकि बांग्लादेश जब भी मुसीबत में फंसा है, जब भी उसके ऊपर संकट के बादल आए हैं, हर समय भारत ने उसकी मदद की है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा उस पर आई हो, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी की विपदा उस पर पड़ी हो, भारत लगातार उसकी मदद करता रहा है। और भारत ये चाहता था कि जैसे भारत बांग्लादेश को हर समय मदद पहुंचाता रहा है उसके संकट के दिनों में, लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आता था। इसको लेकर भारत सरकार के तरफ से कूटनीतिक और रणनीतिक ये फैसला लिया है कि बांग्लादेश का आयात जो भी होगा वो मुंबई या कोलकाता के बंदरगाह से होगा। मिजोरम है, मेघालय है, आसाम है, इन किसी भी इलाके से यहाँ पर कोई भी आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इससे कहा जा सकता है कि बांग्लादेश को एक बड़ा घाटा होने वाला है और बड़ा नुकसान होने वाला है, चाहे रेडीमेड के कपड़े के व्यापार को लेकर हो, चाहे फर्नीचर के व्यापार को लेकर हो, या फिर बेकरी के सामान जो खाने पीने के पदार्थ आते उनको लेकर हो, या फिर कह सकते हैं केमिकली जो कुछ प्रोडक्ट हैं जो पाकिस्तान जो बांग्लादेश से भारत आते थे उन पर भी रोक पूरी तरह से अब रहेगी। किसी भी दूसरी क्षेत्र से सिर्फ 2 क्षेत्रों को छेड़कर बांग्लादेश से आने वाला सामान सिर्फ कोलकाता और मुंबई के बंदरगाह से ही आ सकेगा। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश को भारत की तरफ से बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों के आयात पर भारत ने रोक लगा दी है। ज़मीनी रास्ते से बांग्लादेशी कपड़ों के आयात पर रोक लगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से आयात पर रोक
सिर्फ कोलकाता नौशेवा पोर्ट से आयात की इजाजत दी गई है। और अब बात कर रहे हैं तिरंगे में लिपटी एकजुटता। सीएम योगी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर यूपी में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देशभक्ति और जन जागरूकता का संदेश देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हाल ही में पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी घटना के जवाब में भारत की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के समर्थन में शहरवासियों ने एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में युवा, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी उत्साह से शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के प्रति समर्थन का प्रतीक बनी और दिखाया कि देश की आम जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। हर चेहरे पर गर्व, हर कदम पर देशभक्ति और हर आवाज में भारत के लिए सम्मान था। बुजुर्गों के साथ बच्चों में भी पूरा जोश देखा जा रहा है। और ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कासगंज, ग्रेटर नोएडा, महाराजगंज, हरदोई, चित्रकूट और हापुड़, जहां पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई हैं। टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जहां पर कासगंज, ग्रेटर नोएडा, महाराजगंज, हरदोई, चित्रकूट और हापुड़ में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। युवाओं से बुजुर्गों तक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा का जोश इन तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। हर कदम देश के नाम, आतंक के खिलाफ एकजुट जन सैलाब। और ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर इस यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हुए। तो आतंक के खिलाफ एकजुट जन सैलाब इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, जहां सीएम योगी के नेतृत्व में देशभक्ति की अनोखी मिसाल। युवाओं से बुजुर्गों तक तिरंगा यात्रा में उत्साह उमड़ा है। कासगंज, ग्रेटर नोएडा, महाराजगंज, हरदोई, चित्रकूट और हापुड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताई जाएंगी और इसमें युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा का जोश इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। आतंक के खिलाफ एकजुट है जन सैलाब। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरदोई से अंबुज मिश्रा, प्रशांत सोनी कासगंज से और अंबुज भी हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं हरदोई का। अंबुज, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अंबुज।
वह जिस तरीके से आतंकियों के द्वारा पहलगांव में घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद पूरा देश जो था आक्रोशित था और पाकिस्तान में जो पनप रहे आतंकियों के काकाओं पर कार्रवाई करने की मांग पूरा देश कर रहा था। जिसके बाद मोदी सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले तो अपने यहाँ के जो जवान हैं उनसे बातचीत की, वहां सेना नायकों से बातचीत की और उसके बाद एक रणनीति के तहत भारत के द्वारा पाकिस्तान को जवाब दिया गया और जो पाकिस्तान में आतंकी छिपे हुए थे वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करके उन आतंकियों को मारने का कार्य किया और ऑपरेशन सिंदूर जो है पूर्णतः सफल रहा और सफल होने के बाद हरदोई सहित पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर जब सफल हुआ तो उसके बाद एक विशाल शोभा यात्रा तिरंगा की निकाली गई। सिंदूर के सम्मान में भारत है मैदान का ये स्लोगन दिया गया था और इस तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे हो या युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हरदोई जनपद में 2 राज्य मंत्रियों के साथ जनपद के जो सांसद थे, विधायक थे, उन सभी के द्वारा पहुंचकर तिरंगा यात्रा में पहुंचकर देश की सेना का जो है गर्व से वहां पर जो उनको अभिनंदन किया गया वो वहां पर करने का कार्य किया गया। पूरे जनपद में विभिन्न चौराहों से होते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और देश के सैनिकों का हौसला बुलंद करने के लिए भारत माता की जय के जयकारे लगाए गए, वीर सैनिकों की जय के जयकारे लगाए गए और साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने का कार्य किया गया है। जिस तरीके से पहलगांव में घटना हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर जो आतंकवाद के आका हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के बयान दिए जा रहे थे, जिसके बाद भारतीय सेना जो है उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो मौतें हुई थी, जिन बहनों के सुहाग उजड़े हुए थे, उनका बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के द्वारा लिया गया। ये एक विशेष फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हम उस भारत वर्ष के रहने वाले हैं जहां के सैनिक कहते नहीं करते भी हैं और घर में घुसकर मारते हैं। ऐसा मोदी सरकार में ही मुमकिन है, क्योंकि अन्य बहुत सी सरकारें थी, तमाम सरकारें आई और चली गई, लेकिन कई एक सैनिक जो है, हमारे सैनिक जो सीमा से उधर चले जाते हैं वो भी वापस नहीं आते। लेकिन आज का युग 2024 चल रहा है, 2024 में तमाम प्रकार की तकनीकें भारत के पास है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हमारा सफल रहा, ऑपरेशन सिंदूर जब सफल हुआ तो भारत के आस और पड़ोस के देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के देश की निगाहें भारत पर ही टिकी थी कि आखिर पाकिस्तान को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, आतंकवाद पर प्रहार किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान में पनप रहे आतंक का खात्मा किया जाएगा। लेकिन कई बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, सीज फायर के उल्लंघन के बावजूद भी भारत सरकार के द्वारा संयम बरता गया और अपना ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से इनके द्वारा जाहिर किया गया और ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई भारत सरकार की तरफ से कि अगर किसी भी प्रकार से आतंकियों के द्वारा पुनः अगर इसी प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब गोली से नहीं गोला से दिया जाएगा। ऐसा हमारे पीएम ने ही संबोधन में कहा था कि हमने अपनी भारतीय सेना को स्वतंत्र कर दिया है कि वो किसी भी समय पाकिस्तान में जो पनप रहे आका हैं, जो आतंकवाद हैं, उनका मुंहतोड़ वो जवाब दें और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये आधुनिक भारत है, नए युग का भारत है, ये घर में घुसकर मारने का भी कार्य करता है। जिसके बाद पूरे देश में दिल्ली समेत जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। हरदोई जनपद में एक विशाल तिरंगा यात्रा विभिन्न चौराहों से होते हुए निकाली गई और देश को ये संदेश दिया गया कि भारतीय सेना पर हमें गर्व है। हम उसके अभिनंदन में आज हरदोई समेत पूरे देश में सड़क पर उतरकर ऑपरेशन जो भारतीय सेना के द्वारा सफल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। बिल्कुल अंबुज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कासगंज से प्रशांत भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। प्रशांत, जिस तरीके से यूपी के हर जिले में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है और इसमें लोग भी, फिर चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रशांत जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरह से भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर पाकिस्तान को और उनका जो आतंकवाद है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसको देखते हुए कासगंज जनपद में भी चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों या आम जनमानस हो, युवा हो,
सभी में जोश है और ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद से जो पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसी के चलते कासगंज में भी बीते कल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम शामिल होने आ रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य सही ना होने के कारण उनका दौरा रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी के नेतृत्व में यह शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में आपको बता, चाहे एनसीसी कैडेट हो, स्कूल के छात्र हो, छात्राएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, पूर्व सैनिक सहित चाहे पार्टी के पदाधिकारी से लेकर आम जनमानस या अन्य पार्टियों के कुछ नेता भी इसमें शामिल रहे थे, जिसके चलते तिरंगा यात्रा सभी को उत्साह दे रही थी और सभी लोग जो भारतीय सेना है उसकी जयकारे लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो इस भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, ऐसा मुंहतोड़ जवाब हमेशा देना चाहिए। अगर कोई हमारे देश में आतंकवाद की तरह से इस तरह से कोई घटना करता है तो इसका जवाब इसी तरह से मिलना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा भी मिलना चाहिए। वहीं कासगंज के अंदर इस समय भी पूरे कासगंज में युवा व बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग देश की सेना को सलाम कर रहे हैं। जी ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से अशोक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अशोक, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए अलग अलग जिलों में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ग्रेटर नोएडा से फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे सरकार से कि सीज फायर क्यों किया, अभी क्यों किया, अभी पाकिस्तान को और सबक सिखाना था। तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से अनाउंस किया गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। अशोक, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, जहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद कहीं पाकिस्तान के द्वारा उल्टी सीधी धमकियां आ रही थी। उसके बाद भी भारत पे जब पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया तो हमारी भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया और सारे उनके अटैक को रोका। जिस सेना के सम्मान में या भारत के साथ के साथ जो यहाँ की लोकल जनरेशन है, पब्लिक के भी कुछ लोग शामिल हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है उसमें उसके बाद भी अगर भारतीय सेना में हिंदुस्तान के युवाओं की भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हिंदुस्तान के युवा जो है भारतीय सेना में जाने के लिए तैयार हो और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं मैं आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा से तिरंगा यात्रा निकल करके कई सेक्टरों में घुमाई गई और वहीं भारत के खिलाफ जो है भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जो है नारे लगाए गए, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वही भारत वंदे मातरम के जय बोलते हुए तिरंगा यात्रा जगह जगह से घुमाते हुए समाप्त की गई। ठीक है अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अंबुज भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अंबुज, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, फिर चाहे वो हरदोई की हो, कासगंज की हो, हर जगह हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और उसमें हर वर्ग के, फिर चाहे वो युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी हिस्सा ले रहे हैं। अंबुज जी बिल्कुल तन्वी, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हिंद के सैनिकों के द्वारा जिस ऑपरेशन सिंदूर को एक नाम देने के बाद आतंकियों के खात्मे को और ठिकाने को खत्म करने का कार्य किया गया, उसके बाद पूरा देश जो है तिरंगा अपने हाथ में लेकर एक तिरंगा यात्रा, नन्हे मुन्ने बच्चे हों, स्कूलों बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बच्चे नौजवान हों, ये सभी लोग पूरे देश में सैनिकों के सम्मान में अपने अपने घरों से निकले हुए थे। उनके द्वारा एक संदेश दिया गया। इस संदेश को देखकर शायद जो भारत के खिलाफ जो रणनीति बनाए हुए हैं, कूटनीति रच रहे हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वो भारत नहीं है, पहले वाला भारत तब नहीं रह गया, अब नया भारत है, नए युग का भारत है। यहाँ पर हर एक बच्चा आतंकवाद के खिलाफ हो या देश के खिलाफ जो अभद्र शब्द और अभद्र टिप्पणियां करते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर एक नौजवान, युवा, नन्हे मुन्ने बच्चे हो या कोई भी हो, सभी लोग अपने देश पर जब किसी भी प्रकार की बात होती है तो एकजुट खड़े होकर उसको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करते हैं। वहीं जब ऑपरेशन सिंदूर जो है, भारतीय सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो आतंकी थे उनको निशाना बनाया गया, उनको ढेर किया गया और ये संदेश दिया गया है कि
अन्य जो देश भी कूट रचित तरीके से भारत पर किसी भी प्रकार का अगर कोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो यहाँ से देख लें कि एक आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो जाता है। आतंकवाद के खिलाफ हम इसी तरीके से घर में घुसकर मारने का काम करेंगे और अपनी भारतीय सेना हिंद के सैनिकों को ये संदेश दिया कि हम आपके सम्मान में जो है अपने घरों से हाथ में तिरंगा लेकर निकले हुए हैं और आप की वीरता का, शौर्य का हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप इसी तरीके से देश की सीमाओं पर डटे होकर देश गति विरोधी जो हैं, देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा। हम आपका अभिनंदन और यहाँ से शौर्य की गाथा जो होती है वो इसी तरीके से सड़कों पर उतर कर भारत माता की जय के नारे लगाकर और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर आप सभी का जो है वो सम्मान इसी प्रकार से बरकरार रखेंगे। हरदोई जनपद में स्कूली छात्र थे, छात्राएं थी, तमाम जो राजनीतिक थे, सांसद और विधायक थे, ये सभी लोग जिस तरीके से कल 9:30 बजे के करीब गांधी मैदान से निकले, उसके बाद बड़ा चौराहा पहुंचे। बड़ा चौराहा पहुंचने के बाद वहां पर सिनेमा चौराहे होते हुए अटल चौक और फिर वहां कंपनी गार्डन में पहुंचकर वहां पर पूरे कार्यक्रम का वहां पर संबोधन किया। संबोधन के दौरान आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल और साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी भी मौजूद रही थी, जिनके द्वारा संबोधन किया गया। उनके द्वारा बताया गया, जो मौजूद लोग थे उनको बताया कि किस तरीके से हमारी सेना द्वारा पाकिस्तानी में जो पनप रहे आतंकियों के आके और पाकिस्तान के ठिकानों पर वहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया। हमारे यशफोर और साथ ही सुदर्शन जो था उसके द्वारा जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को ध्वस्त किया गया। आप सभी लोग उसके हकदार हैं और जिसके बिल्कुल अंबुज, और हम इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा का जो जोश है वो पूरा हाई है। अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों से हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में युवा, बच्चे और बुजुर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इस यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो सीएम योगी के नेतृत्व में देशभक्ति की अनोखी मिसाल और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युवाओं से बुजुर्गों तक तिरंगा यात्रा में उत्साह उमड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कासगंज, महाराजगंज, हापुड़, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। इन तस्वीरों के माध्यम से लोगों में कितना उत्साह है, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च ज्ञानपीठ सम्मान अलौकिक प्रतिभा के धनी चक्रवर्ती श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को प्राप्त होने से दुनिया भर में भगवान श्री राम की तपस्थली चित्रकूट सहित देश दुनिया में रहने वाले उनके अनुयायियों में खुशी की लहर है। जगत गुरु के रूप में वो जहां संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं मात्र 2 साल की आयु में आंख की रोशनी गंवाने वाले संत श्री की ये उपलब्धि जन्मांध सहित विभिन्न कारणों से शारीरिक
शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का हौसला बढ़ाने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीठाधीश्वर को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। इस पुरस्कार के रूप में वाग्देवी की प्रतिमा, साहित्यिक योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और स्वयं की दृढ़ता से केवल 4 साल की उम्र में ही काव्य लेखन की ओर कदम बढ़ा दी। साथ ही अद्भुत प्रतिभा को साबित करते हुए मात्र 8 की आयु में भागवत और राम कथा सुनाना शुरू कर दिया। चित्रकूट के गौरव हम सिद्धे और हम और अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प हुआ और 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश भर के 103 स्टेशनों का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रयागराज से अहम जानकारी, जहां करचना रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ और अब आगामी 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करने वाले हैं। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर दरबारी जुड़े हैं। मधुर, जिस तरीके से देश भर के 103 स्टेशनों का भी लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री, 22 मई की तारीख है जब वर्चुअली करेंगे, तो इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ जानकारी, अपडेट दर्शकों को बताएं। मधुर। मधुर, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये चलने लगा, ये चलने लगा 12 बजे ना, कहाँ तक तो मधुर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आगामी 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। करचना रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है और अब 22 मई को पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन लोकार्पण करेंगे। तो बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है और अब 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से आगामी 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन लोकार्पण करने वाले हैं, उनके इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं। मधुर।
मधुर से संपर्क नहीं हो पा रहा है और प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। करछना रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ और अब आगामी 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में कायाकल्प हुआ। और खबरों में आगे बढ़ते अब खबर आगरा से है, जहां मासूम की गर्दन पर चाकू, महिला से लूटी नकदी और जेवर। ऑटो में सवार होते ही लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश से मायके आ रही थी महिला और उसी दौरान ये घटना हुई। रास्ते में लूट हुई। लुटेरे गैंग चंबल घाट के पास देर रात फरार हुए। तो पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। पिनाहट थाना क्षेत्र के दिन दहाड़े लूट से दहशत फैली है क्षेत्र में। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े इस लूट से क्षेत्र में दहशत फैली। पिनाहट थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से मायके आ रही थी महिला और रास्ते में लूट हुई। लुटेरे गैंग चंबल घाट के पास फरार हुए। पीड़िता की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पिनाहट थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े हुई लूट से क्षेत्र में दहशत फैली है। मासूम की गर्दन पर चाकू से हमला किया, महिला से नकदी और ज्वेलरी लूटी है। ऑटो में सवार होते ही लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।